बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। तहरीक इंसाफ का आज होने वाला जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया है। अब ये जलसा आशूरा के बाद होगा, यानी 10 मुहर्रम के बाद होगा। बात इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू के को सपोर्ट करता हूं और मेरा नुक्ता नज़र इस पर क्या है। लेकिन एक बात पर तो सबका कंसेंसस है, वो ये है कि इमरान खान जेल बैठा है। 1 साल से ज़्यादा उसको हो गया है जेल में, तकरीबन 1 साल हो गया है। लेकिन 1 साल बाद भी इमरान खान के सामने ये निज़ाम इस हद तक खौफज़दा है और इस निज़ाम ने इस हद तक शिकस्त मान ली है और इतना कमज़ोर हो चुका है ये निज़ाम कि ये निज़ाम इस हद तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कर सके। यानी इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी तहरीक इंसाफ को जो जलसा है वो नहीं करने दिया गया। उसके लिए पूरा निज़ाम किस हद तक नंगा हुआ, गंदा हुआ, आप देख लें कि आज जो शोएब शाहीन साहब ने बताया वहाँ पे अदालत में खड़े होकर, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे शोएब शाहीन साहब, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, शहर अफरीदी साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौर साहब, सब गए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और आज जाकर उन्होंने वहाँ पर कोशिश की कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज ही लग जाए और उसके लिए वो चीफ जस्टिस के स्टाफ से मिलने की कोशिश की तो बताया गया कि ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ना चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, ना उनका स्टाफ मौजूद है। वैसे जुडिशल यानी आप ये कहें कि अदालत में जजेस नहीं बैठते, लेकिन वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंतज़ामी साइड है वो काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास गए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब से रब्ता हुआ तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बताया कि वो केस मार्क तो कर सकते हैं चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में, लेकिन सेम डे फिक्स करने का इख्तियार उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने नहीं दे रखा। हालांकि जब जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक जो सीनियर प्यूनी जज थे उनको जो है वो इख्तियार दिया हुआ था कि आप मेरी गैर मौजूदगी में सेम डे केस मार्क करके और सेम डे फिक्स कर सकते हैं। वो इख्तियार जो अतर मिर्ज़ा साहब ने आमिर फारूक साहब को दिया हुआ था, वो इख्तियार आमिर फारूक साहब ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं दिया हुआ। और उसकी वाज़ेह वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास वो इख्तियार होगा तो फिर तहरीक इंसाफ और इस जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या जो दीगर जैसे भी कश्मीर में एहतजाज करने वालों को इस्लामाबाद से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया या सहाफ़ियों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, उनके मामला सेम डे फिक्स हो जाते और फिर मसला हो जाता। तो इसलिए आमिर फारूक साहब ने वो इख्तियार मोहसिन अख्तर कियानी साहब को दिया ही नहीं है। खैर, ये मामला 2.5 माह से चल रहा है अदालत में। पहले आमिर फारूक साहब के पास था, आमिर फारूक साहब इसको लटकाते रहे और फिर आमिर फारूक साहब ने उनको डीसी के पास भेजा। डीसी ने जो है उनको कहा कि आपको हम रवात का एरिया देंगे। फिर पीटीआई ने रवात के बजाय जलसा सवात में कर लिया। फिर वो कंटेम्प्ट में आए, कंटेम्प्ट में आके और मामला लगा बाबर सत्तार साहब के पास। बाबर सत्तार साहब जो है आपको पता है एक आसाद जज हैं, ज़बरदस्त और शानदार जज हैं। बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को कहा कि आप पिछले 3 साल की रिपोर्ट्स हमारे पास ले आएँ कि पिछले 3 साल में आपने किस किस जमात को कहाँ कहाँ जलसे की इजाज़त दी है। उसमें वो नहीं दे सकते थे। उसकी वजह यह है कि पीडीएम के दौर में पीडीएम जो है वो शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बंदयाल साहब के दौर में बंदयाल साहब को गालियाँ देते रहे, उनकी फैमिली पे हमले करते रहे, जजेस पे हमले करते रहे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर नून लीग के वर्कर्स को पीटीआई के वर्कर बनाकर लाया गया, इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करवाया गया, जिसमें आपको याद होगा कि हमारे एक दोस्त अदनान याकूब ने एक इंटरव्यू कर लिया था और फिर अदनान याकूब से एक ट्वीट उनको अदनान याकूब को करना पड़ा। और नहीं, एहसन वाहिद थे, अदनान याकूब थे या एहसन वाहिद थे, आई थिंक एहसन वाहिद थे क्योंकि हम के साथ थे। एहसन वाहिद ने वो किया और फिर एहसन वाहिद को ट्वीट करना पड़ा क्योंकि उसमें वो पता चल गया था कि वो नून लीग के वर्कर्स हैं और वो पीटीआई के वर्कर बनकर आए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करने। फिर जिसमें पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन ने और फिर पेशावर कोर्ट ने मुअत्तल कलअदम कर दिया था और काजी साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन के हक़ में फैसला देकर और बल्ला छीन लिया था। तो ये सारी चीज़ हो जाती। तो डीसी ने जनाब का 26 जून को कि हम जी इनको इजाज़त आप टाइम दिया गया। 26 जून को डीसी ने इजाज़त दे दी तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को जलसा करने के लिए। 26 जून से लेके और 4 जुलाई तक एनओसी जो है वो जारी नहीं किया गया। एनओसी जब जारी नहीं किया गया तो 4 तारीख को समाअत थी। 4 जुलाई को जब समाअत के लिए आए तो उन्होंने कहा जी हम अभी इनको एनओसी दे देते हैं, हम अभी इनको एनओसी दे रहे हैं। पीटीआई को एनओसी दिया गया और पीटीआई को जो एनओसी दिया गया उसमें यह हुआ कि पीटीआई को एनओसी मिल गया। पीटीआई ने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि उसके बाद अचानक कल रात को पीटीआई का जो एनओसी था वो जो डीसी ने दिया था वो कमिश्नर ने जो है उसको मुअत्तल कर दिया और कहा कि जी मुहर्रम का आगाज़ हो गया है और दहशतगर्दी का ख़तरा है, इमाम बारगाहों को भी सिक्योरिटी देनी है, इलाके के लोग आ गए हैं दरख्वास्त लेकर कि जी ये यहाँ पे गाने चलाएंगे, तराने चलाएंगे, नगमे चलाएंगे, साथ इमाम बारगाह है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचेगा, हालात ख़राब हो सकते हैं, फिर असले की खेप पकड़ी गई है, ये हुआ वो बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने करके कर दिया। और फिर शोएब शाहीन साहब ने बताया कि रात 1:34 पर वो उनको जो एनओसी सस्पेंड करने का कमिश्नर का ऑर्डर है वो उनको भेजा गया। अच्छा, ये हुकूमत, ये क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये कमज़ोर हुकूमत है, इनको पता है
एक बार पीटीआई ने एक जलसा कामयाब कर लिया तो वो जो मनाजिर होंगे पूरे पाकिस्तान में, वो जो मनाजिर जाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उसके बाद ये हुकूमत और कमज़ोर हो जाएगी। इस हुकूमत की औकात तो ये है कि एजाज चौधरी साहब को अब नए मुकदमात में आज जो है वो डाला गया है, एजाज चौधरी साहब को। अब आप देखें, मरियम नवाज़ को पता है जिस दिन एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, हसान न्याजी, हैदर मजीद, ये बेगुनाह कैदी, ये पीटीआई के रहनुमा जो अभी तक जेल के अंदर हैं, जिस दिन ये बाहर आएंगे उस दिन पंजाब हुकूमत का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताएं ना, जब मियाँ महमूदुर रशीद अब आवाम में जाएंगे, जब हसान न्याजी जाएंगे, जब सनम जावेद जाएगी, जब आलिया हमजा जाएंगी, जब यास्मीन राशिद जाएंगी, जब एजाज चौधरी जाएंगे, जब उमर सरफराज चीमा जाएंगे, तो आवाम के अंदर उनकी किस तरह से उनका वालियाना इस्तकबाल होगा। पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में ये लोग जहाँ जाएंगे उस इलाके के हज़ारों लोग इनको सिर्फ देखने के लिए, इनको मिलने के लिए बाहर निकल आएंगे कि ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने इस निज़ाम के जबर का आखिरी वक्त तक मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया, झुके नहीं हैं, छोड़ के भागे नहीं हैं, और लोग इनको सिर्फ देखने के लिए जो है वो हज़ारों लोग अपने अपने घरों से निकल आएंगे। इसलिए मरियम नवाज़ को पता है कि जिस दिन ये बाहर आ गए उस दिन मेरी हुकूमत का खात्मे के दिन करीब आ जाएंगे, इसलिए उनको नहीं आने दिया जा रहा। आज भी देखें, इस पे तो कंसेंसस है सबका कि इमरान खान के सामने ये निज़ाम हार चुका है। अब ये आखिरी इनकी वो जो कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले एक बार जो है उसकी ज़रा आग जो है वो भड़कती है, तेज़ होती है, और बुझने से पहले तो ये वो आखिरी एक आखिरी झटका है। तो ये निज़ाम किसी सूरत में नहीं चल सकता। अब आ जाएँ दूसरे इशू के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने जो जलसा मनसूख किया, इस पर दो मौक़िफ़ हैं। अच्छा, पहले दूसरे मौक़े पे आ जाते हैं जिससे मैं इतफाक़ नहीं करता। हाँ, उसमें ये नहीं है कि वो उस मौक़े में दमखम नहीं है, उस मौक़े में दमखम है, और वो मौक़ा यह है कि जी तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक किया। अदालत से एनओसी लिया था, अदालत से जो एनओसी मिला था वो अब मुअत्तल किया गया है। अब दोबारा अदालत में जाएंगे और जब भी हम जलसा करेंगे वो कानून के दायरा इख्तियार में रहकर करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे पकड़ धकड़ होगी और केसेस बनेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई और वाक़या हो जाएगा, और एक और 9 मई हो सकता है, और ये वो सारा कुछ। इस मौक़िफ़ में ऐसा नहीं है कि इसमें वज़न नहीं है, इसमें वज़न है, लेकिन मैं इस मौक़िफ़ से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अच्छा, मैंने जो दीगर ट्वीट्स की, कुछ लोगों ने ये तनकीद की कि देखें जी सदीक जान भी वो जी फ़लाँ के कहने पे ये कर रहा है, फ़लाँ के कहने पे ये कर रहा है, और ये कर रहा है, और वो कर रहा है, और किस एजेंडे पे कर रहा है। बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं एजेंडे पे कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप कहते रहें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ओपनली लोगों के सामने रख रहा हूँ, फैसला लोगों ने करना है। लोग अगर मुझसे खिलाफ करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके सामने रखूँगा। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बता दिया, उसमें दमखम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब आ जाए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है। देखें, आप लाना चाहते हैं तब्दीली, आप लाना चाहते हैं इनकलाब, आप इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं, और आप चाहते ये हैं कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, 2 नंबर लोग जो मकरू किस्म के किरदार हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जिनको लगाया गया है 2-2 साल से, आप समझते हैं कि ये आपको एनओसी देंगे, ये आपको इजाज़त देंगे कि आप जलसा कर लें। यानी आप जिनके खिलाफ आपने इनकलाब लाना है, आपको वो लिख के देंगे कि हाँ हमारे खिलाफ इनकलाब ले आओ। ये तो बड़ी एक फजूल सी लॉजिक है, मैं इसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। दूसरी बात, मैंने बार बार कहता हूं, अगर कल रात मैं जलसे के मकाम पर ना गया होता तो मैं कभी भी इससे एनालिसिस नहीं कर सकता था। अगर आप मुझसे पूछें, पीटीआई, हालांकि देखें पीटीआई ने 4 जगह मांगी थी। पहली पीटीआई ने मांगी थी, उन्होंने कहा था परेड ग्राउंड में, फिर उन्होंने कहा था कि हम एक उन्होंने कहा था F9 पार्क, एक कोई और जगह थी, और चौथी ये आखिरी जगह जो है उन्होंने तरनौल कही थी। चौथी जगह उनको दी गई थी तरनौल। मुझसे आप पूछें, पीटीआई को आइंदा भी तरनौल के मकाम पे जलसा करना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं वहां जो देख के आया हूं उस जगह पे हजारों लोग तो पैदल इर्द गिर्द के लोग आ जाएंगे, इतने वहां पे लोग एक्साइटेड थे। वहां जो आम मजदूर, लेबर, वर्कर, जो बेचारे 300-300 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, 500-500 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, वो इतने एक्साइटेड थे कि यहाँ पे खान का जलसा हो रहा है। पता है खान नहीं आ रहा है, लेकिन हम जाएंगे। इतने ज़्यादा, और वहाँ इतने ज़्यादा रास्ते हैं कि उस जगह को 50,000, 20,000 में कह रहा था ना पुलिस वाले, आप 50,000 पुलिस भी लगा दें, वहाँ पे आप पीटीआई के जलसा नहीं रोक सकते, मुमकिन नहीं है। तो पीटीआई को वहीं पर जलसा करना चाहिए था। अब मेरा नुक्ता नज़र क्या है, उस जगह के ऊपर ना तो कोई ऐसा हसास मकाम था कि आप कहेंगे GHQ साथ है, फलां कोर कमांडर का घर साथ है, फलाना, तो लोग वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसी तो कोई जगह नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब 9 मई हुआ था उस दिन पीटीआई के जो मेन जो लीडर्स थे वो एक तो उस तरह से सामने नहीं थे। दूसरी वजह यह भी थी कि लोग उस दिन इतने गुस्से में थे कि जो लोग थे उनको कुछ लोगों ने आगे से आके और लोगों ने कहा कि इधर चलो, और लोग चल पाए। ये मॉब की ये होती है, मॉब की यही साइकी है
कि वो जो लोग आगे आए थे इधर चलो, वो आज लोग कहीं भी नजर नहीं आते, पता नहीं वो कहाँ चले गए। उनको तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा कि जो लोगों को वहां लेकर जाने वाले थे, जो पहले अंदर दाखिल होने वाले थे, वो उनका तो आज तक कोई पता नहीं है। और आज तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आ सकी कि सीसीटीवी फुटेज सामने आए कि कोई पता तो चले कि कौन से चेहरे थे, कौन से इनके। आज तक कोई एक सीसीटीवी फुटेज 9 मई की किसी इमारत के सामने नहीं आई। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीटीआई को ये जलसा करना चाहिए था, पीटीआई को जलसा मनसूख नहीं करना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, एक एफआईआर हो जाती, पकड़ धकड़ हो जाती। कितने दिन अंदर रहते आप, 1 दिन 2 दिन। आमिर मुगल को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, परसों किया गया, आज हो गया ना रहा। ये बोगस केसेस हैं। पीटीआई को आज जलसा करना चाहिए था। पीटीआई के लोग, पीटीआई की क़यादत अगर ये समझती है, अगर वो ये समझते हैं कि हुकूमत की मर्जी से उनको जलसा करने दिया जाएगा, हुकूमत उनको लिख के दे दी जाएगी, लिख कर दे देगी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान से पहले से पीटीआई जलसा प्लान कर रही है। यानी आप देख लें कि कोई 3 माह गुजर गए हैं, एक जलसा नहीं कर सके आप, एक जलसा। आप फैसलाबाद में जलसा रखते हैं, आप 3 बार तारीख चेंज करते हैं और फिर आप उसको जो है मनसूख कर देते हैं। आप इस्लामाबाद में 4थी बार जलसे की तारीख दे रहे हैं और आप उसको मनसूख कर रहे हैं। एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। एक बार जब जलसा करेंगे और उसके मनाजिर जब सामने आएंगे, और जब उसके मनाजिर सामने आएंगे तो पूरे मुल्क में एक मोमेंटम बन जाएगा, लोगों की जान में जान आ जाएगी, पंजाब के लोगों को मैसेज चला जाएगा कि कुछ भी नहीं होता, हमें भी निकलना चाहिए। एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। और अगर पीटीआई ये समझती है कि डीसी और कमिश्नर उनको लिख के दे देंगे कि हाँ जलसा कर लो हमारे खिलाफ, क्योंकि देखें ये जितने डीसीज बैठे हुए हैं, ये जितने डीपीओस बैठे हुए हैं, जितने एसी बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? मरियम नवाज की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मुझे बताएं कोई ईमानदार बंदा किसी ओहदे पे लग सकता है? नहीं लग सकता ना, बिल्कुल नहीं लग सकता। शायद कोई 1%, 2%, इनमें से कोई 3% हो जो ईमानदार हों, जो ओहदों पर बैठे हों, वरना तो ये करप्ट निज़ाम है, चोरी का निज़ाम है, डकैती का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, यजीदियत का निज़ाम है। इस निज़ाम में कोई अच्छा बंदा, अपराइट आदमी तो लग ही नहीं सकता किसी ओहदे पे। जब वो लग नहीं सकता तो इन ओहदों पर बैठे लोगों को भी पता है कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, सबसे पहले हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, सबसे पहले कानून की पकड़ में हम आएंगे, सबसे पहले जेलों में हम जाएंगे। वो करने देंगे पीटीआई को जल्द से? कभी भी नहीं करने देंगे। लिहाजा पीटीआई को एक बार करना पड़ेगा। अब मुझे एक और बात बताएं कि ये परसों अगवा हुए रिजवान मलिक, पीटीआई के जो थे, परसों हुए, कल हुए, आप मुझे कल हुए आई थिंक, कल रिजवान मलिक अगवा हुए। रिजवान मलिक जिनके बारे में ज़ुबैर अली खान ने दुरुस्त ट्वीट किया कि सारे एंकर उनको फ़ोन करते थे कि हमें पीटीआई का अच्छा गेस्ट दे दो, किसी एक एंकर ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। कल ही इनको पिटीशन दायर नहीं करनी चाहिए थी? क्या कल ही इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके नहीं कहना चाहिए था कि पिटीशन जो है वो कल ही शाम रात को अदालत खोलें और उसको सुने? उससे दबाव बढ़ जाता, नहीं किया। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने ट्वीट भी किया कि बताएं अभी तक इन्होंने कोई पिटीशन दायर नहीं की। क्या अब इसमें हम तनकीद करें तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं कि पीटीआई के रिजवान मलिक को और उसके भाई को, जो इमरान खान का वफादार सिपाही है, जो इमरान खान का वफादार खिलाड़ी है, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो इंतहाई शरीफ आदमी है, जो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, जो बड़ा मुखलिस है पार्टी के साथ, जिसने डिलीवर किया पार्टी। आप लोग नहीं जानते, आप मीडिया, आप जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें सुनते हैं, या आप नहीं जानते, हम जानते हैं कि उसका क्या किरदार है इस पीटीआई की पूरी मूवमेंट में, रिजवान मलिक की और सिबगत विर्क की। हमें पता है, जो मीडिया को बैठ के चला रहे हैं। आप मुझे बताएं, उसको अगवा किया गया, इस लम्हे तक पीटीआई ने पिटीशन नहीं दायर की उसके लिए। ये पीटीआई वाले जो हैं, अगर कल रात को अदालत चले जाते, खोलो अदालत अभी सुनो, तो प्रेशर बन जाता। आज सुबह 50-100 बंदे जाके उसकी पिटीशन दायर कर देते, एक वजन पड़ जाता। आज जाके 100 पीटीआई के लोग अदालत के बाहर बैठ जाते कि भाई अदालत खोलो, आज तुम्हें खोलनी पड़ेगी अदालत, रिजवान मलिक को बाजियाब करवाओ, एक प्रेशर बन जाता। अजहर मिशवानी के भाई जो अगवा हुए हैं, 1 माह से ज्यादा हो गए, आज तक कितने पीटीआई के एमएनएस एमपीएस उस हेयरिंग में गए जो अजहर मिशवानी के भाई के लिए होती है? खुद अजहर मिशवानी वहां से बैठ के और बाहर से बैठ के जंग लड़ रहा है, और अजहर मिशवानी अपने जाती तल्लुकात की बेस पे उसने चंद वकला को रिक्वेस्ट की और वो जाके और उन्होंने केस किया। पार्टी तो उसके साथ खड़ी नहीं है, अजहर मिशवानी के साथ। मुझे बताया ना, कितने एक पार्टी ने जाके और इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जाके प्रोटेस्ट किए हैं, या कमरे अदालत में कितने एमएनएस और एमपीएस गए? नहीं गए। अब लिस्ट बना के मुझे दे दें कि अजहर मिशवानी के भाई की मामले पर, या शहबाज गिल के भाई के मामले पर जितनी हेयरिंग्स हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, कितने एमपीएस पीटीआई के वहां पर थे? मुझे लिस्ट बना के दे दें। क्या इस पे जब हम तनकीद करते हैं उसका मतलब हम एजेंडे पे कहते हैं आप? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो अभी एक बार नहीं 50 बार ये तनकीद करूंगा कि अजहर मिशवानी को आपने अकेला छोड़ दिया है, अजहर मिशवानी को पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। मैं आज भी, इमरान खान साहब 3 बार कह चुके हैं कि अजहर मिशवानी के लिए, के भाइयों के लिए तुमने क्या किया? क्या किया इन्होंने? क्या 184(3) की इन्होंने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, अब कल शोएब शाहीन साहब ने एक दरखास्त दायर की है अर्ली हेयरिंग के लिए
जो जबरी गुमशुदगियों वाले मामले पे, वो अच्छी दरखास्त उस पर डाली है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अलग से 184(3) की एक पिटीशन डालें जिसमें अजहर मिशवानी के भाइयों का जिक्र करें, शहबाज गिल के भाई का जिक्र करें, रिजवान मलिक का जिक्र करें, इसको लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और जिस दिन ये पिटीशन दायर करें उससे अगले दिन 100 वकील जाके काजी फायजा के सामने खड़ा हो जाए कि जनाब ये हमने कल पिटीशन डाली है, आज के आज आप इसको लगाएं। आपने कब ये लगानी है? जब आप ये बंदे जो हैं वो 1 महीना हो गया अगवा हैं और अभी तक आपकी अदालतें नीचे कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं जाते? किसने रोक रखा है? तो बात यह है कि ये बात अब रिजवान मलिक के मामले पे आप करें पिटीशन, तो इसलिए पीटीआई को एक बार जो है वो जलसा करना पड़ेगा। एक बार जलसा करें और 1 हफ्ते बाद फिर जलसा रखें, और जिस दिन वहां पे जलसे के अंदर मकामी तौर पे तो कोई मसला नहीं है ना, अगर फैसलाबाद में रखते हैं वो तो करीब करीब लोगों ने आना है, तो आप कहें कि आज ये पुलिस यहाँ पे सारी खड़ी हुई है, ठीक है हम परसों कर रहे हैं, मतलब एंड टाइम पे आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम परसों कर रहे हैं ताकि पुलिस उसी तरह एंगेज रहे। परसों फिर वहीं पे पुलिस खड़ी हुई है, थकाएं इस निज़ाम को, और परसों आप कहेंगे कल करेंगे, फिर आप मतलब एक के बाद एक दिन आप डेट देते चले जाएं और आप कहें हम करके रहेंगे, पुलिस को हम थकाएंगे और इंतजामिया को हम थकाएंगे। लेकिन एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो बाहर लीडरशिप है, ये या 3 चीज़ें हैं, या ये कंप्रोमाइज़ हैं, या ये कमज़ोर हैं, या इनकी अकल काम नहीं कर रही कि मौसर हिकमत अमली बनाएं। जब तक पीटीआई एग्रेसिव नहीं चलेगी, ना बेगुनाह कैदी वापस आएंगे, ना इमरान खान रिहा होगा। अगर ये पीटीआई की हिकमत अमली का लेवल है कि हम जो है वो जलसा तब करेंगे जब हमें डीसी और कमिश्नर इजाज़त देंगे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने जलसे होंगे और क्या होगा पीटीआई के साथ, और पीटीआई के साथ तक चीज़ें कर सकेगी। अब आप देख लें 3 माह से एक जलसा इस्लामाबाद में नहीं कर सके, और आशूरा के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पीटीआई जलसा, अब हिकमत अमली बड़ी बना ली है कि हम पलट कर वार करेंगे, हम आशूरा के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, अदालत से इजाज़त लेके देख लेते हैं। आशूरा के बाद 10 दिन 12 दिन है, ये भी हम देख लेते हैं कि आशूरा के बाद ये कब करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल फजूल है, और वो ऐसी हिकमत अमली है कि इस रास्ते पर चलते रहे तो 2 साल भी इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इनको तमाम महाजों पर एग्रेसिव होना पड़ेगा, एजिटेशन करनी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। भाई इमरान खान अगर 1 साल से जेल के अंदर है तो तुम लोग भी चले जाओ ना, क्या मसला है, हो जाओ गिरफ्तार। अगर ये बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और ये सारे अगर गिरफ्तार हो जाएंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, हो जाए ना गिरफ्तार 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। बाकी भी तो इतने लोग इतने नरसे से अंदर हैं, साल से ज़्यादा हो गया, खवातीन भी तो अंदर हैं, आप हो जाए ना 1 हफ्ते के लिए गिरफ्तार। ये हुकूमत नहीं गिरफ्तार कर सकती, ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त पीटीआई के इतने लोगों की दोबारा गिरफ्तारियाँ। जब अदालतें इतनी एक्टिव हैं, जजेस अपने पाँव पर खड़े हैं, जजेस बहुत बड़ी तादाद में अपने पाँव पर खड़े हैं, सारे जजेस काजी फायजा जैसे नहीं हैं, और लेके जाए ना 184(3) के वहाँ पर हर मामला सुप्रीम कोर्ट में करें। तो ये पीटीआई को समझना होगा, पीटीआई को कुछ करना होगा। अगर यहाँ पे पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत ने इमरान खान पर FIR की मंजूरी दी है, FIR दर्ज करवाने की, बगावत की, अभी तक KP की हुकूमत ने नहीं दी। क्यों नहीं किया? 10 लोगों पे देना मंजूरी, रोज़ एक बंदे के, एक दिन बैठे कहें आज नवाज शरीफ पे मंजूरी दे दी है FIR की, दूसरे दिन मरियम नवाज़ पे, तीसरे दिन ख्वाजा आसिफ पे, अगले दिन उस पे, अगले दिन उस पे, रोज़ देना एक बंदे की। और ये तय करें कि अगर एक इमरान खान पर मरियम नवाज़ की हुकूमत FIR करेगी, KP की हुकूमत 10 FIR करेगी पूरे शरीफ खानदान पर, ऐसे इमरान खान बाहर आएगा। ऐसे इमरान खान बाहर नहीं आएगा कि हाथ पे हाथ आप रख के बैठे रहें और आप कहें कि जी हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम कानून पे चलने वाले हैं। तो फिर चलें कानून पे, फिर कानून के मुताबिक। तो दफ़ा 144 उन्होंने लगा दिया है चेलम तक, दफ़ा उन्होंने चेलम तक कहा है, यानी अगले 40 से 45 दिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता। तो फिर कानून पे करें ना अमल। आप कहें फिर ठीक है, आप कहेंगे हम 1.5 महीने कोई जलसा नहीं कर रहे, बात खत्म हो गई, तो चैप्टर क्लोज है। तो इसलिए इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से पीटीआई की बाहर लीडरशिप ये सारा कुछ कर रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप कहते हैं कि बड़ी गिरफ्तारियाँ हो जाती, कोई तसादुम हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, या खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का हुकूमत वाक़या करवा देती, वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रख दिया। जिसने इससे इत्तफाक करना है उससे इत्तफाक करे, जिसने इख्तिलाफ रखना है उसका इख्तिलाफ सर आँखों पर। और यही जमहूरी तरीका होता है कि जहाँ पे लोग हमसे बहुत सी चीज़ों में इत्तफाक करते हैं, वहीं पे कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जब इख्तिलाफ करते हैं तो हम सोचते हैं पढ़ के, यार कहीं ये बंदा ठीक तो नहीं कह रहा, और अगर गलती हो तो उस बंदा तस्लीम भी कर लेता है कि हाँ यार मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं और मैंने सोचा है कि हाँ यार ये इसमें दम खाम है, लेकिन मैं नहीं समझता इस मौका में मेरे नज़दीक दम खाम नहीं है, आपके नज़दीक बहुत दम खाम होगा। मैंने अपना मौका आपके सामने रख दिया। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।